आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो साहित्य के हर विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारे सामने आज जो अध्ययन सामग्री है ना, वो एक बहुत ही शानदार दृश्य और विचार मानचित्र पर आधारित है। और इसमें हिंदी साहित्य के 5 शीर्ष सम्मानों को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। और ये 5 सम्मान हैं: मंगला प्रसाद पारितोषिक, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार और शलाका सम्मान। जी, लेकिन देखिए, आज की इस चर्चा का उद्देश्य केवल तथ्यों की एक सूची पढ़ना या उन्हें रटना नहीं है। हम सभी यहाँ इन पुरस्कारों के पीछे छिपे इतिहास, साहित्य के विकास और कूटनीति के दिलचस्प संगम को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब जब हम किसी पुरस्कार की स्थापना के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं, तो उसके विजेताओं के नाम और वर्ष अपने आप स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल। किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को जब एक कहानी और संदर्भ के साथ जोड़ा जाता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक मंगला प्रसाद पारितोषिक से हमारी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जी, 1923 का वो दशक। हाँ, जब हम 1923 की बात करते हैं तो वो समय हिंदी साहित्य के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत का समय था। इसकी स्थापना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार की स्थापना के पीछे का जो पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ है वो बहुत प्रेरणादायक है। इस सम्मान के संस्थापक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उन्हीं के आग्रह पर बनारस के एक विद्यानुरागी गोकुल चंद जी ने अपने भाई मंगला प्रसाद की स्मृति में उस समय 40,000 रुपए का एक ट्रस्ट बनाया था। अब यहाँ अध्ययन करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि 1923 में 40,000 रुपए का मूल्य क्या रहा होगा। बाप रे, वो तो आज के कई करोड़ों रुपए के बराबर की संपत्ति होगी। बिल्कुल। और इस ट्रस्ट से जो पुरस्कार राशि तय की गई वो थी प्रतिवर्ष 1200 रुपए का पारितोषिक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के समय में 1200 रुपए शायद एक छोटी रकम लगे, लेकिन ब्रिटिश भारत के उस दौर में 1200 रुपए की आर्थिक सहायता किसी भी साहित्यकार के लिए एक बहुत बड़ा संबल हुआ करती थी। जी, इस राशि से लेखक अपनी आजीविका की चिंता किए बिना पूरी तरह से सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। शायद यही कारण है कि इस पारितोषिक के विजेताओं की सूची में साहित्य के सबसे दीदीप्यमान नक्षत्र दिखाई देते हैं। 1923 में इसके प्रथम विजेता पद्म सिंह शर्मा बने और उन्हें ये सम्मान उनकी कृति बिहारी सतसई पर संजीवन भाष्य के लिए दिया गया था। हाँ, पद्म सिंह शर्मा जी का ये भाष्य आलोचनात्मक साहित्य में एक मील का पत्थर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इस पुरस्कार के साथ जो सबसे बड़ी उपलब्धि जुड़ी है वो है इसका महाकाव्यों का युग। परीक्षाओं की दृष्टि से यह हिस्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक महाकाव्यों के त्रिकोण का निर्माण होता है। जी, जो छायावाद युग और उसके आसपास रचे गए साहित्य के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस त्रिकोण को समझना बहुत ही दिलचस्प है। इसका पहला स्तंभ है मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत, जो 1937 में आया था। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। यहाँ सर्ग से तात्पर्य किसी महाकाव्य के अध्याय या खंड से है। साकेत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। बिल्कुल। राम और सीता के वनवास की कथा तो सब जानते थे, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जो त्याग और विरह था उसे साहित्य में बहुत समय तक अनदेखा रखा गया। और साकेत ने उसी कमी को पूरा किया। एकदम सटीक विश्लेषण। और इसी त्रिकोण का दूसरा स्तंभ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, जो इसी वर्ष यानी 1937 में इस सम्मान से जुड़ा। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जी, यहाँ खड़ी बोली को सरल शब्दों में समझें तो ये वही मानक हिंदी है जिसे आज हम पढ़ते और लिखते हैं, जो ब्रज या अवधि से अलग है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। और इस त्रिकोण का तीसरा और शायद सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, जो 1938 में आई। 15 सर्गों से सजी ये रचना छायावाद का शिखर मानी जाती है। छायावाद, जहां प्रकृति, रहस्यवाद और मानवीय अनुभूतियों का बहुत ही सूक्ष्म और भावनात्मक चित्रण होता था। इन तीनों महाकाव्यों को, मतलब साकेत, प्रिय प्रवास और कामायनी को एक ही पारितोषिक से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक उत्कृष्टता की एक अंतिम कसौटी बन चुका था। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार उभर कर आता है कि छायावाद युग के लगभग सभी प्रमुख महाकाव्यों को किस पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। और उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। लेकिन इतने सारे तथ्यों और वर्ष एक साथ याद रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ,
इसीलिए अध्ययनकर्ताओं की सुविधा के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार स्मृति सूत्र दिया गया है। और वो सूत्र है, पद्म ने प्रसाद और शुक्ल जी को मंगल भवन में चिंता मुक्त किया। चलिए इस पंक्ति को आपस में डिकोड करते हैं। पद्म स्पष्ट रूप से प्रथम विजेता पद्म सिंह शर्मा के लिए है, और प्रसाद का सीधा जुड़ाव जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी से है। इसी तरह शुक्ल का अर्थ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मंगल शब्द ये याद दिलाता है कि हम मंगला प्रसाद पारितोषिक की चर्चा कर रहे हैं। और चिंता से तात्पर्य आचार्य शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से है। मतलब एक ही पंक्ति में पूरी की पूरी जानकारी पिरो दी गई है। बिल्कुल। और इस सूची में कई और ऐसे नाम हैं जिन्होंने साहित्य की दिशा ही बदल दी, जैसे 1928 में वियोगी हरि को वीर सत्सई के लिए, और 1944 में महादेवी वर्मा को यामा, नीरजा और रश्मि जैसी रहस्यवादी और भावपूर्ण रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। 1945 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर पर उनके ऐतिहासिक कार्य के लिए ये सम्मान मिला। इसी कड़ी में 1967 में यशपाल को उनके उपन्यास झूठा सच के लिए यह पारितोषिक प्रदान किया गया। जी, झूठा सच भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया एक अत्यंत मार्मिक और विशाल उपन्यास है। और फिर 1984 में नरेश मेहता को यह पथ बंधु था के लिए सम्मानित किया गया। ये सभी रचनाएं अलग अलग विधाओं और विषयों की हैं जो इस सम्मान की व्यापकता को सिद्ध करती हैं। खैर, अब अगर हम राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलें तो साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलता है। हाँ, हमारी चर्चा का दूसरा विषय सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये विचार ही अपने आप में अद्भुत है कि साहित्य का एक बड़ा पुरस्कार भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच मित्रता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसकी स्थापना 1965 में सोवियत संघ के समाचार एजेंसी तास और भारत के बीच कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु की गई थी। ये शीत युद्ध का दौर था ना? जी बिल्कुल। और साहित्य उस समय सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा माध्यम था। साहित्य के जरिए एक देश दूसरे देश की जनता के दिलों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। इस पुरस्कार का स्वरूप भी इसी कूटनीति का हिस्सा था। इसकी पुरस्कार राशि 15,000 रुपए थी, लेकिन जो चीज इसे किसी भी अन्य पुरस्कार से अलग बनाती थी वो थी इसके साथ मिलने वाली पूरी तरह से प्रायोजित रूस यात्रा। विजेता को 2 सप्ताह के लिए सोवियत संघ भेजा जाता था। क्या बात है! एक भारतीय लेखक के लिए उस समय मॉस्को या लेनिनग्राड की यात्रा करना, वहां के पुस्तकालयों, रंगमंच और समाज को देखना एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आदान प्रदान था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सम्मान केवल लेखकों या कवियों तक सीमित नहीं था, बल्कि कलाकारों को भी दिया जाता था। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इस पुरस्कार के प्रथम विजेता बने सुमित्रा नंदन पंत। और उन्हें यह सम्मान उनके महाकाव्य लोकायतन के लिए मिला था। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का नाम इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में जुड़ना इसकी गरिमा को बहुत बढ़ा देता है। हालांकि कूटनीति पर आधारित ये पुरस्कार सोवियत संघ के भाग्य के साथ ही जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इस पुरस्कार को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अपने 26 वर्षों के छोटे से सफर में इसने हिंदी साहित्य को कई सुनहरी यादें दी। यहाँ भी विजेताओं को याद रखने के लिए एक बहुत ही काव्यात्मक स्मृति सूत्र मौजूद है। हाँ, वह सूत्र है, पंथ और फिराक सोवियत की मिट्टी में अमृत पीने गए और वहां रंग बोलने लगे। ये तो एक कविता की पंक्ति जैसा प्रतीत होता है। अगर हम इसे समझें तो पंत से सुमित्रा नंदन पंत और उनकी लोकायतन का स्मरण होता है। इसी प्रकार फिराक से मुराद है मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, जिन्हें 1968 में गुले नगमा के लिए ये पुरस्कार मिला था। सोवियत शब्द पुरस्कार की पहचान के लिए है। और मिट्टी से शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध रचना मिट्टी की बारात का बोध होता है, जिसके लिए उन्हें 1974 में सम्मानित किया गया। अमृत शब्द यहाँ 2 अलग-अलग साहित्यकारों के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहले है अमृतलाल नागर, जिन्हें 1970 में उनके उपन्यास अमृत और विष के लिए सम्मान मिला। और दूसरे हैं अमृत राय, जिन्हें 1971 में कलम का सिपाही के लिए ये पुरस्कार मिला। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, और प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसी कारण उन्हें कलम का सिपाही कहा गया। बिल्कुल। और इस स्मृति सूत्र के अंत में जो वाक्यांश है, रंग बोलने लगे, वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं की ओर इशारा करता है, जिसके लिए उन्हें 1973 में
सम्मानित किया गया था। इनके अलावा भी कुछ बहुत बड़े नाम इस पुरस्कार से जुड़े रहे। 1976 में विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा के लिए सम्मानित किया गया, जो प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरद चंद्र के यायावर और विद्रोही जीवन को इस कृति में बहुत ही गहराई से उकेरा गया है। और 1987 में अब्दुल बिस्मिल्लाह को उनके बनारस के बुनकरों पर आधारित यथार्थवादी उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह विविधता दर्शाती है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ने जीवनी, कविता, यथार्थवादी उपन्यास मतलब हर विधा को सराहा। सही कहा। अब कूटनीति के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से आगे बढ़ते हुए अगर हम अपने देश के भीतर राज्यों द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों की बात करें तो हमारी चर्चा का अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, इसमें हम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के भारत भारती सम्मान और दिल्ली के शलाका सम्मान का विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक गौरव भारत भारती सम्मान से। इसकी स्थापना 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा की गई थी। और यह सम्मान किसी एक विशेष कविता या पुस्तक के लिए नहीं दिया जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन और अनवरत हिंदी सेवा के लिए दिया जाता है। इसे आप एक प्रकार का आजीवन उपलब्धि सम्मान मान सकते हैं। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 8 लाख रुपए है, जिसे पहले के 5 लाख रुपए से बढ़ाया गया है। राज्यों द्वारा इतनी बड़ी राशि का दिया जाना साहित्यकारों के प्रति समाज और व्यवस्था के सम्मान को दर्शाता है। और जब हम 1982 के प्रथम भारत भारती सम्मान की बात करते हैं तो ये देखना बहुत सुखद है कि इसकी प्रथम विजेता एक महिला थी। महादेवी वर्मा जी। यह तथ्य स्त्री विमर्श और साहित्य में महिलाओं के योगदान की दृष्टि से बहुत बड़ा है। इसके बाद प्रथम पुरुष विजेता के रूप में ये सम्मान 1990 में धर्मवीर भारती जी को प्राप्त हुआ, जो गुनाहों का देवता और अंधा युग जैसी कालजयी रचनाओं के रचयिता हैं। इन प्रमुख विजेताओं को याद रखने का स्मृति सूत्र भी बहुत सीधा और सरल है। महादेवी ने धर्मवीर के साथ भारत का नाम काशी से केदार तक पहुंचाया। यहाँ महादेवी से महादेवी वर्मा और धर्मवीर से धर्मवीर भारती को सरलता से याद किया जा सकता है। और भारत शब्द भारत भारती सम्मान का सूचक है। आगे डिकोड करें तो नाम से नामवर सिंह जी का स्मरण होता है, जिन्हें 2005 में ये सम्मान मिला था। नामवर सिंह जी को तो हिंदी साहित्य में आलोचना के शिखर के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, काशी से काशीनाथ सिंह जी का नाम आता है, जो 2014 के विजेता हैं। और अंत में केदार से तात्पर्य केदारनाथ सिंह जी से हैं, जिन्हें 2008 में यह सम्मान दिया गया था। इन दिग्गजों के अतिरिक्त भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। जैसे 1998 में जगदीश गुप्त, 2013 में दूधनाथ सिंह, 2015 में विश्वनाथ त्रिपाठी और 2019 में सूर्य बालाजी को इस सम्मान से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश के इस गौरवशाली इतिहास के बाद अब हम देश की राजधानी दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली सरकार की हिंदी अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला शलाका सम्मान, जो दिल्ली का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई थी। इसमें 5 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। शलाका सम्मान के उद्देश्य में एक बहुत ही गंभीर वाक्य का प्रयोग किया गया है। यह मानव मन के मूर्धन्य साहित्यकारों को समर्पित है। मानव मन का मूर्धन्य साहित्यकार होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये उस रचनाकार को कहा जाता है जिसने मनुष्य की चेतना, उसके अंतर्द्वंद्व, उसकी पीड़ा और समाज की कड़वी सच्चाई को पूरी नग्नता और ईमानदारी के साथ अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया हो। और शायद इसीलिए 1986-87 में प्रथम शलाका सम्मान के लिए जिस व्यक्तित्व को चुना गया वे थे प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी आलोचना का अर्थ है साहित्य को केवल कला के लिए नहीं बल्कि समाज के शोषित वर्ग, आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखना। और रामविलास शर्मा जी ने इसी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की कई पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी थी। उनके बाद इस सम्मान से अलंकृत होने वाले मनीषियों की सूची में एक से बढ़कर एक नाम शामिल हैं। 1987-88 में विष्णु प्रभाकर, 1988-89 में गिरिजा कुमार माथुर, 1989-90 में त्रिलोचन शास्त्री, 1990-91 में नामवर सिंह और 1997-98 में निर्मल वर्मा। इसके बाद 1999-2000 में भीष्म साहनी, जिन्होंने तमस जैसा उपन्यास लिखा, 2000-2001 में कृष्णा सोबती, 2006-07 में मन्नू भंडारी और 2016-17 में मैनेजर पांडे जी को ये सम्मान मिला। अध्ययनकर्ताओं के लिए इन्हें याद रखने का स्मृति सूत्र है, रामविलास की शलाका से विष्णु, गिरिजा और भीष्म ने साहित्य रचा।
इस छोटे से वाक्य में प्रथम विजेता डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम, सम्मान का नाम शलाका और प्रमुख विजेताओं मतलब विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर और भीष्म साहनी का नाम बड़ी ही चतुराई से पिरोया गया है। अब हम अपनी साहित्यिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम मूर्ति देवी पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा सम्मान है जो राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकता है और जिसकी पृष्ठभूमि में एक बहुत ही गहरी पारिवारिक और भावनात्मक स्मृति जुड़ी है। जी हाँ, 1983 में स्थापित इस पुरस्कार के प्रदानकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट है। साहू शांति प्रसाद जैन ने अपनी माता मूर्ति देवी की स्मृति में इस उत्कृष्ट सम्मान की शुरुआत की थी। ये केवल एक संस्थागत प्रयास नहीं था, बल्कि विद्या और अपनी माता के प्रति एक अगाध श्रद्धा का प्रतीक था। पुरस्कार के स्वरूप में 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल के साथ साथ ज्ञान की देवी सरस्वती की प्रतिमा भेंट की जाती है। विद्या की देवी की प्रतिमा इस पुरस्कार को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करती है। और अगर इसके दायरे की बात करें तो ये केवल किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है। ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को प्रदान किया जाता है। यानी ये पूरे भारतीय साहित्य को एक मंच पर लाता है। इसी व्यापकता के कारण 1983 में इसके प्रथम विजेता हिंदी के नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा के साहित्यकार C.K. नागराजा राव थे, जिन्हें उनकी कृति पट्ट महादेवी शांतला देवी के लिए सम्मानित किया गया था। को 1991 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास याज्ञसेनी के लिए प्राप्त हुआ था। याज्ञसेनी में महाभारत की कथा को द्रौपदी के दृष्टिकोण से बहुत ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि हमारा अध्ययन मुख्य रूप से हिंदी साहित्य पर केंद्रित है, तो हमारे लिए हिंदी के उन सितारों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया। प्रथम हिंदी विजेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे, जिन्हें 1984 में यह सम्मान मिला। इसके अलावा 1988 में विष्णु प्रभाकर, 1989 में विद्यानिवास मिश्र और 1995 में निर्मल वर्मा को उनकी वैचारिक कृति भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया। 2014 में विश्वनाथ त्रिपाठी को उनकी प्रसिद्ध रचना व्योमकेश दरवेश के लिए ये सम्मान मिला, जो कि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की एक बहुत ही अंतरंग जीवनी है। और 2019 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को अस्ति और भवती के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इन सभी महान रचनाकारों को एक साथ याद रखने के लिए जो स्मृति सूत्र दिया गया है वो बहुत ही आध्यात्मिक है। विष्णु और निर्मल ने मिलकर मूर्ति पर विश्वनाथ का जल चढ़ाया। यहाँ विष्णु प्रभाकर और निर्मल वर्मा का नाम है। मूर्ति शब्द से मूर्ति देवी पुरस्कार का बोध होता है। और विश्वनाथ शब्द एक साथ 2 विजेताओं मतलब विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को याद रखने में मदद करता है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा का समर्थता से अवलोकन करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है। वो क्या? साहित्य का अध्ययन कोई रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। ये सभी साहित्यिक सम्मान और महाकाव्य केवल परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य या पुरस्कार नहीं है। ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे उस स्वर्णिम इतिहास के मील के पत्थर हैं जिन्हें आज भी अध्ययन करने वाले अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से जी रहे हैं। आज हमने दशकों पुराने प्रतिष्ठित सम्मानों, महाकाव्यों और साहित्य के इतिहास पर बहुत ही गहराई से विचार किया। हमने ये देखा कि कैसे साहित्य ने समाज, राजनीति और कूटनीति को प्रभावित किया। लेकिन अंत में विचार करने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां साहित्य, ब्लॉग्स, ऑडियो बुक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल चुका है, क्या भविष्य में ऐसे साहित्यिक सम्मानों के मूल्यांकन के मानदंड पूरी तरह से बदल जाएंगे? क्या भविष्य का महाकाव्य किसी कागज पर नहीं बल्कि किसी डिजिटल मंच पर जन्म लेगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आप सभी के लिए जरूरी सूचना है कि इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।